हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट कैसे हम डिफाइन करते हैं, कैसे उसे चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो एफ हमारे पास कोई फंक्शन है जो कहाँ से डिफाइन है, कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई सबसेट है जिसको हमने नाम दिया है डी डैश से लेके कॉम्प्लेक्स प्लेन। बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जेड नोट जो है बिलोंग करता है डोमेन में। डोमेन कैसे लिया हमने, डी डैश। ठीक है, देन वी से दैट एफ हैज़ अ लिमिट एल। तो एफ की जो लिमिट होगी एल एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इफ फॉर एवरी गिवन अपसाइलन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड ऑफ एफ जेड माइनस एल इज लेस देन क्या है, एप्साइलन है जीरो। और जो मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट है वो जीरो डेल्टा के बीच में है। ठीक है, जेड बिलोंग्स टू जेड डी। जेड कहाँ से बिलोंग कर रहा है, यहाँ से डी से बिलोंग कर रहा है। और जेड नोट कहाँ से बिलोंग करता है, डी डैश डी। तो ये भी ध्यान रखना, जो डी है वो भी किसका सबसेट है, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है। तो डिनोट कैसे करेंगे, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल। एफ ऑफ जेड यहाँ पे क्या फंक्शन होगा, यू और वी का फंक्शन है। यहाँ पे यू एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा, वी भी हमारा एक्स और वाई का फंक्शन रहेगा। तो एफ ऑफ जेड को हम खोलेंगे तो कैसे लिखेंगे, यू प्लस में आयोटा वी। तो जेड हमारा क्या होता है, एक्स प्लस में आयोटा वाई। ठीक है, एफ लगने के बाद ये हो जाता है यू प्लस आयोटा वी। और जेड नोट हमारे पास है एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट, और एल हमारे पास होगा एल वन प्लस आयोटा एल टू। ठीक है, अब यहाँ से इसमें एक सीधी बात क्या लिखी है कि टू चेक लिमिट। लिमिट को कैसे चेक करते हैं, फंक्शन के डोमेन के लिमिट पॉइंट पर, यानी कि डी डैश। डी डैश यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। ठीक है, लिमिट पॉइंट्स का ये कलेक्शन हमने लिया है, सेट उठाया है डी डैश। तो उसके पॉइंट पर हम क्या करते हैं, लिमिट चेक करते हैं फंक्शन के डोमेन के लिमिट पॉइंट पर। जो डोमेन हमने ली है उसका डोमेन का जो लिमिट पॉइंट होगा उसके पर हम क्या करते हैं, जो लिमिट हमारी चेक करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स डी डैश पर। डी डैश का मतलब यहाँ पे लिमिट पॉइंट से है। ओके, पता चल गया ना। और डी यहाँ पे सिंपल हमारी जो डोमेन है वो हमने यहाँ पे ली है, कंसीडर की है। ठीक है, तो ये हमारी जो है डेफिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये हमने सारी ये हमारे पास क्या होगा, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एल। एफ ऑफ जेड इस तरीके से डिफाइंड हो गया, जेड इस तरीके से, जेड नोट ये और एल ये। अब यहाँ से इसको प्रूव करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो यू प्लस आयोटा वी माइनस में एल वन माइनस आयोटा एल टू, क्योंकि क्या था, एफ जेड माइनस एल था। एफ जेड माइनस एल, एफ जेड की वैल्यू ये है, माइनस में एल की वैल्यू हमने ये ले ली और लेस देन एप्सिलॉन ले लिया। और जेड माइनस जेड नोट क्या है, लेस देन डेल्टा है। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, जेड माइनस जेड नोट। ठीक है, जेड हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई, जेड नोट क्या हो जाएगा, एक्स नोट प्लस आयोटा वाई नोट। माइनस का साइन है तो माइनस अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको अलग करेंगे, रियल वाली लिमिट को अलग और इमेजनरी वाली लिमिट को अलग। ये भी लेस देन एप्सिलॉन और ये भी लेस देन एप्सिलॉन। तो व्हेन एवर एक्स माइनस एक्स नोट का लेस देन डेल्टा और वाई माइनस वाई नोट लेस देन डेल्टा। तो इस हिसाब से हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि लिमिट जो हमारी रियल की अलग अप्रोच करेगी और इमेजिनरी की अलग अप्रोच करेगी। ठीक है, तो रियल पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नोट वाई नोट इज इक्वल टू एल वन, और लिमिट एक्स वाई अप्रोचेस टू एक्स नोट वाई नोट वी एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, एल टू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या करा है, लिमिट को ऑफ कॉम्प्लेक्स फंक्शन जो है डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक्चुअल जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो ये है। ठीक है, अब क्वेश्चंस कैसे हम निकालते हैं, उसमें हम सीधा डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। डायरेक्ट हम रियल और इमेजनरी पार्ट की जो लिमिट है वो पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलना है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ जेड एग्जिस्ट। मतलब कि वो लिमिट जब कंप्लीट जो फंक्शन है हमारा वो एग्जिस्ट कब करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ जब हमारे रियल पार्ट की और इमेजनरी पार्ट की लिमिट एग्जिस्ट होंगी तब। ठीक है ना, इफ़ एंड ओनली की कंडीशन है ये, रियल और इमेजिनरी की एग्जिस्ट होंगी तो हमारा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अगर एग्जिस्ट नहीं होती है, फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करेंगी। कन्वर्स भी यहाँ पे क्या है, ट्रू रहेगा। ठीक है, उसके बाद है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स लिमिट इज द सेम एज दैट ऑफ रियल लिमिट। जो हमारे पास लिमिट हम रियल में पढ़ के आए हैं वही हमारी क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्स में रहेगी, यानी कि सेम रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया इज आल्सो सेम। जो सिक्वेंशियल क्राइटेरिया है वो भी क्या रहेगा, सेम हमारा रहेगा। देखिए, अब एफ हमने क्या डिफाइन करा है, डी इज ए सबसेट ऑफ सी और सी टू सी। जेड नोट हमने ले लिया, उस जो लिमिट पॉइंट है वो उठा लिया, डी डैश। ठीक है, दस द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ से दोनों क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। और क्या कंडीशन है ये, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड हमारा क्या है, इक्वल टू एल। सेकंड हमारा क्या है, जेड नोट अप्रोच करेगा जेड एन अप्रोच करेगा जेड नोट को, और जेड नोट हमारा डी डैश में है, यानी कि लिमिट पॉइंट है। डोमेन का जो लिमिट पॉइंट है वो है यहाँ पे, और जेड एन किस में बिलोंग करता है, वो डी में बिलोंग करता है। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज एफ ऑफ जेड एन किसको अप्रोच करेगा, यहाँ से एल को अप्रोच करेगा।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है चेक द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फॉलोइंग फंक्शन की लिमिट्स हम कैसे चेक करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब कैलकुलेटिव वर्क है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट रियल ऑफ जेड अपॉन में इमेजिनरी ऑफ जेड। जेड हमारे पास क्या है, एक्स प्लस में आयोटा वाई, इसका रियल पार्ट क्या है, एक्स है, और इमेजिनरी पार्ट क्या है, वाई। तो लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो एक्स अपॉन में वाई, तो यहाँ से लिमिट का मतलब एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू जीरो, यही मतलब है। तो एक्स अपॉन में वाई। अब यहाँ पे हम पाथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम क्योंकि ऊपर नीचे पावर डिग्री सेव है, तो हमने y को क्या कर लिया, एम एक्स यहाँ पे पुट कर लिया, पाथ हमने चूज कर लिया। ऐसे क्वेश्चन हमने रियल में बहुत किए हैं, तो सेम ऐसे ही हम चेक करेंगे। तो x से x कैंसिल, 1/m, और ये m पे डिपेंड करेगी वैल्यूज, तो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये वैल्यू z अप्रोचेस टू जीरो यानी कि x कोमा वाई अप्रोचेस टू जीरो उस पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि डिपेंड करती है m की वैल्यू पर। सेम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट z अप्रोचेस टू जीरो जेड अपॉन में जेड बार उसका होल स्क्वायर है, तो वही जेड की वैल्यू पुट कर दो, जेड बार की वैल्यू आप पुट कर दो, पुट कर दिया। यहाँ पे भी जो डिग्री है ऊपर नीचे सेम है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स आप पुट कर दो, तो ये वैल्यू भी हमारी एम पर जो है डिपेंड रहेगी, तो ये भी क्या रहेगा, नॉट एग्जिस्ट हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मोड ऑफ जेड का स्क्वायर प्लस में मोड जेड बार का स्क्वायर। तो मोड ऑफ जेड का स्क्वायर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, और प्लस में एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड बार का मतलब यही होगा। और नीचे हमारा आ जाएगा क्या, एक्स प्लस में वाई, ये आ जाएगा हमारा एक्स प्लस में वाई। तो यहाँ से हमारे पास, एक मिनट, ये ऐसे नहीं होगा क्योंकि मोड ऑफ जेड के अंदर है ना एक्स माइनस हटे, तो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर ये आ जाएगा। तो ये हो जाए, नीचे हमारा है एक्स प्लस में वाई, क्योंकि रियल जेड हमारा एक्स और इमेजिन जेड हमारा वाई। तो जो ऊपर हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में हमारा हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस आएगा जेड, मोड जेड का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो और मोड ऑफ जेड बार का स्क्वायर भी हमारा होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये यहाँ पे गलत कैलकुलेशन की हुई है, ठीक है। नीचे हमारा क्या है, एक्स प्लस में वाई है, नीचे क्या है हमारा, एक्स प्लस में वाई है। अब इसमें इसको क्या करेंगे, लिमिट हमारी क्या है, एक्स वाई अप्रोचेस टू जीरो, ये है। तो यहाँ से आप क्या करो, एक्स स्क्वायर अगर हमें ऊपर से कॉमन, वही यहाँ पे देखो एक बार, y इज इक्वल टू एम एक्स जब मैं पुट करूँगी तो क्या आएगा, 2 टाइम्स, ये कुछ माइनस प्लस की गड़बड़ी तो नहीं हो रही, नहीं, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे आएगा, क्योंकि मोड जेड तो हमारा ये होता है ना, मोड जेड हमारा होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये होता है। तो मोड जेड स्क्वायर हमारा रहेगा एक्स के प्लस वाई स्क्वायर, यही आएगा, माइनस नहीं आएगा, ये क्वेश्चन गलत है। तो हम अगर मैं चूज़ करूँ पाथ, तो एक्स के प्लस में ऊपर आ जाएगा एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे हमारा क्या है, एक्स प्लस में एम एक्स, ये आ गया। अब यहाँ से ऊपर एक्स स्क्वायर मैं कॉमन ले लूँ तो 2x स्क्वायर ही हो जाएगा, 1 प्लस में एम स्क्वायर, नीचे से भी x अगर मैं कॉमन लूँ तो x आ जाएगा, 1 प्लस में m बच जाएगा, x से x कैंसर। तो लिमिट वही है, x अप्रोच x कोमा वाई हमने एम एक्स पुट करा, तो x कोमा एक्स अप्रोच जो आ जाएगी वो आ जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ पे ऊपर बचेगा 2 टाइम्स 1 प्लस में हमारा एम एक्स, और एक्स बाहर, एक्स स्क्वायर कॉमन लेता है, सॉरी एक्स बाहर है, और नीचे हमारा क्या बचा, नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचा, कट गया, ठीक है। तो ये बचा हमारे पास 2 इंटू में नीचे 1, क्या यार दोबारा देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो जाएगा, ऊपर हमारा आया था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 1 प्लस में एम स्क्वायर, नीचे हमारा क्या था, एक्स प्लस में वाई, तो एक्स मैंने कॉमन ले लिया, 1 प्लस में एम बचा, तो एक्स से ये एक्स जब जीरो पुट करेंगे तो ये कंप्लीट क्या हो जाएगा, जीरो, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट हो जाएगी। तो यह क्वेश्चन में ये प्लस माइनस नहीं आएगा, ये यहाँ पे कैलकुलेशन गलत है। मोड जेड का मतलब आपको पता है क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारी वैल्यू होती है, माइनस नहीं आता, तो ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो भी ये क्या आएगा, हमारा जीरो आएगा। हमने पाथ यहाँ पे सिलेक्ट करा है y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है, इफ मोड जेड अगर रैशनल है तो 1 वैल्यू, मोड जेड अगर इरेशनल है तो -1 वैल्यू। तो रैशनल पे इसकी 1 रहेगी, इरेशनल पे इसकी -1 रहेगी, तो एफ जेड किसको अप्रोच करेगा, +-1 को, रैशनल और इरेशनल दोनों वैल्यूज। तो लिमिट क्या रहेगी, नॉट एग्जिस्ट रहेगी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या रहेगा, यहाँ पे
एट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, लिमिट नॉट एग्जिस्ट एट एनी कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि इक्वल कभी आएगी नहीं, ना लेफ्ट लिमिट आएगी ना राइट लिमिट, क्योंकि रैशनल पे क्या है 1 और इरेशनल पे क्या है -1 है। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पे यूनिक नहीं है, 2 पॉइंट आ रहे हैं 1 और -1। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट जेड अप्रोचेस टू -1, जेड अप्रोचेस टू -1 है, तो यहाँ से मैंने एक क्या करा है, यहाँ पे एक सीक्वेंस मैंने ऐसे चूज कर ली, क्या -1 प्लस आयोटा बाय एन और -1 माइनस आयोटा बाय एन, दो ऐसी, मतलब हमने आर्ग्यूमेंट ऐसा चूज कर लिया सीक्वेंस जो -1 को अप्रोच करती है, तो ये कर लिया यहाँ पे, क्योंकि लिमिट जब एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करूंगी मैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करूंगी तो ये तो 0 बन जाएगा, -1 को जाएगी, ये भी 0 बन जाएगा, -1 को जाएगी, तो जेड अप्रोचेस टू 1, तो इस हिसाब से मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, लिमिट सिलेक्ट कर ली। तो ये हमने ले लिया सीक्वेंस ले ली, तो -1 को अप्रोच कर रही है, -1 को अप्रोच कर रही है, तो यहाँ से इसकी इमेजेस क्या बनेगी, यहाँ से तो बनेगी पाई, और यहाँ से हमारा आर्ग्यूमेंट क्या आएगा -पाई, तो लिमिट क्या रहेगी, नॉट एग्जिस्ट रहेगी। आ गया ना समझ में, जब इसका आर्ग्यूमेंट जब हम निकालेंगे तो यहाँ से आएगा पाई और यहाँ से क्या आ जाएगा -पाई, तो दोनों अलग अलग आएंगे, तो इसका मतलब ये जो हमारा आर्ग्यूमेंट है जेड अप्रोचेस टू -1 पे डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, अब 6th एग्जाम्पल में क्या बोला है, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0 आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो जेड अप्रोचेस टू 0 के लिए वही दो सीक्वेंस मैंने यहाँ ले ली, 1/n और 2/n, ये 0 को ही अप्रोच कर रही हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/n का किया तो 0 आया, और यहाँ से 2/n किया तो क्या आया, π/2 आया। ठीक है, π/2। दूसरा, अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू आ रही हैं तो उस हिसाब से भी वो लिमिट क्या होंगी, एग्जिस्ट नहीं होंगी। अब यहाँ से मैंने ये डायरेक्शन ली थी पॉजिटिव वाली, अब मैंने ले ली नेगेटिव वाली, तो यहाँ से 0, यहाँ से भी 0, और ये पाई को अप्रोच करेगी, ये -π/2 को, क्योंकि ये -1/n है और ये -i/n है, तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या आ रही है, डिफरेंट वैल्यूज इसकी आ रही हैं, तो लिमिट यहाँ पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सिमिलरली जेड अप्रोचेस टू आयोटा के लिए भी क्या रहेगा, दो सीक्वेंस हम ले लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से वैल्यूज आने के बाद हम यहाँ क्या देखते हैं कि लिमिट जेड अप्रोचेस टू आयोटा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, यानी कि दो सीक्वेंस अगर हमने ले ली अलग अलग, तो जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसकी लिमिट क्या हो रही है, एग्जिस्ट यहाँ पे हो रही है, किस पे, जेड अप्रोचेस टू आयोटा पे। ठीक है, आ गया। चलिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज कॉन्टिन्यूस ऑन कॉम्प्लेक्स -∞ टू -0, जो हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो कॉन्टिन्यूस होता है किस पे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, क्या करना है, -∞ से लेके 0 तक के नंबर को छोड़ना है, क्योंकि अभी हमने क्या करा था, अभी हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अप्रोचेस टू जो है -1 लिया, -1 लिया, नेगेटिव नंबर था, तो इस पे ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं हो रही थी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही थी, तो इसका मतलब क्या था कि आर्ग्यूमेंट जो जेड अप्रोचेस टू -1 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं हो रही है, तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमने आर्ग्यूमेंट जो जेड है वो कॉन्टिन्यूस कब होगा, नेगेटिव नंबर्स को हटा के 0 को हमने इंक्लूड करना है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो उस नंबर पे ये फंक्शन कैसा हो, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है कॉन्टिन्यूस होता है किस पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में से नेगेटिव नंबर को माइनस करना है और 0 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ जेड, जो हमने अभी ऊपर निकाला था एक्सपोनेंट पावर वाला, तो ये कब कॉन्टिन्यूस होता है, ये भी उसी सेम, क्योंकि इसमें आर्ग्यूमेंट आता है और आर्ग्यूमेंट जहाँ पे कॉन्टिन्यूस रहेगा, एक्सपोनेंट फंक्शन भी वहीं पर क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो ये रिजल्ट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। जो भी बात आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रही है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वहाँ से आप अपने डाउट क्लियर कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको समझा दिए जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट लिमिट, लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिट, जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ जेड एन, वही ऊपर डेफिनेशन थी, तो एफ जेड एन क्या है, अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। अगर कोई फंक्शन है उसकी लिमिट क्या कर रही है, इन्फिनिटी आ रही है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब हमारा ये था। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डब्लू, तो यहाँ से जेड एन किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो एफ ऑफ जेड एन किसको अप्रोच करेगा, डब्लू को अप्रोच करेगा। ठीक है, अगर कोई लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और वो फंक्शन सोल्व करने के बाद उसकी लिमिट क्या आ रही है, डब्लू आ रही है, तो इसका मतलब हमारे पास ये कंक्लूजन है। इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन रहेगी, अगर इन्फिनिटी को जा रही है तो फंक्शन की वैल्यू भी किसको जाएगी, इन्फिनिटी को हमारी जाएगी। नेक्स्ट, लिमिट जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ जेड इज इक्वल टू डब्लू इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ से हम कैसे सोल्व करते हैं, जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है तो इसको हम जेड 0 पे लाने के लिए जेड का रेसिप्रोकल यानी कि 1/z करेंगे, ना कि डब्लू का। ठीक है ना, कभी डब्लू का भी कर दो, सिर्फ जो लिमिट इन्फिनिटी की तरफ जा रही है उसी को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, और वो लिमिट फिर 1/∞ जो इन्फिनिटी है उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा।
ठीक है। इन्फिनिटी बाय 1 का रेसिप्रोकल 1/∞ और क्या हो गया इसका रेसिप्रोकल 0 हो गया, और जेड को चेंज कर देंगे 1/z में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नॉट, वही सेम बात यहाँ पे लिखी है। एफ ऑफ जेड था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे भी एफ ऑफ जेड था, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, तो यहाँ पे डब्लू था, तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/f(z) या इक्वल टू 0, क्योंकि ये इन्फिनिटी को जा रहा है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी तो रेसिप्रोकल होगा। 1/f(z) इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f(z) इज इक्वल टू 1/∞ यानी कि 0, वही बात इसने यहाँ पे लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एल हॉस्पिटल रूल इज आल्सो वैलिड इन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एल हॉस्पिटल रूल वैलिड होता है। ठीक है। अब टीफर 2015 में हमसे क्वेश्चन पूछा था कि एफ अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रही है और किसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 5, फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कि डेरिवेटिव की वैल्यू 5 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, तो हमें फंक्शन बताना है, प्रूव दैट फंक्शन इज अनबाउंडेड। कैसा फंक्शन है ये, अनबाउंडेड है। तो कैसे है देखिए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स से मल्टीप्लाई एक्स से डिवाइड कर दिया, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई। तो यहाँ से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और ये हमारे पास हो गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ एक्स बाय एक्स। ठीक है। क्या हो गया, एफ एक्स बाय एक्स इंटू में एक्स, तो एफ एक्स बाय एफ एक्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, डेरिवेटिव की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ से 5, और एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो टोटल किसको चला गया, इन्फिनिटी को, तो हैंस क्या हो जाएगा ये अनबाउंडेड। अब ये सोचो ना एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये भूल मत जाना, ये इसका मतलब ये कैसे हुआ, क्योंकि एफ डैश एक्स आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, लिमिट एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 0। अब यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, अब सीधा एफ एक्स बाय एक्स है। ठीक है ना, तो ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है। आगे ना एफ ऑफ 0 की वैल्यू आप सोच लो भी 0 गिवन है, क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू ये हो गई, और ये किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। ठीक है। तो इसका फंक्शन लिमिट इन्फिनिटी आ गई, तो फंक्शन कैसा हो गया हमारे पास, अनबाउंडेड। तो एक रिजल्ट हमारा यहाँ से निकला है। अगर हमें ये फंक्शन चेक करना है कि कोई फंक्शन बाउंडेड है तो या अनबाउंडेड है, तो क्या कर लो आप, उसकी लिमिट चेक कर लो। लिमिट से हम ये पता कर सकते हैं कि वो फंक्शन अनबाउंडेड है या नहीं है। ठीक है। बाउंडेड की हम गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अनबाउंडेड की पूरी गारंटी है। अगर उस फंक्शन की लिमिट इन्फिनिटी आ जाती है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कुछ पॉइंट लिखे हैं, जो लिमिट होती है वो फंक्शन के डोमेन के लिमिट पॉइंट पर डिपेंड करती है। कॉन्टिन्यूटी जो होती है वो फंक्शन के डोमेन के पॉइंट पर डिपेंड होती है। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पे डिफाइन करती है, डी इंटरसेक्शन डी डैश, कॉन्टिन्यूटी और लिमिट के इंटरसेक्शन पर। ठीक है। तो ये कुछ हमारे यहाँ पे जो कंक्लूजन हमारा निकला वो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड, ये क्वेश्चन है, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। जेड अप्रोचेस टू -1 पे इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट, और जेड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे इसकी लिमिट। तो ये लिमिट निकालना बहुत ही आसान है, आसानी से आप निकाल लोगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है कंटिन्यूटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। कॉम्प्लेक्स फंक्शन की कंटिन्यूटी हमारे पास कैसे चेक करते हैं, तो वही फंक्शन डी सबसेट है, कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स भी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन, जेड नोट कहाँ से जा रहा है, डी से। याद रखना कंटिन्यूटी में सारे जो है डोमेन के पॉइंट रहेंगे, कभी आप यहाँ पे डी डैश और डी में कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है। देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मोड ऑफ एफ जेड माइनस एफ जेड नोट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर मोड ऑफ जेड माइनस जेड नोट लेस देन डेल्टा एंड जेड बिलोंग्स टू डी। ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है ये कॉन्टिन्यूअस की। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज कॉन्टिन्यूअस एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट इफ एंड ओनली इफ यू एंड वी आर कॉन्टिन्यूअस। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एफ जेड, तो इसका मतलब यू और वी रियल और इमेजरी पार्ट कैसे होंगे, कॉन्टिन्यूअस, और रियल और इमेजरी पार्ट कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन भी कैसा होगा हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस, इफ एंड ओनली इफ की हमारी कंडीशन है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट डी इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर टू आर। डी हमारे डोमेन है, आर स्क्वायर का मतलब 2 टप्पल्स हैं इसमें एक्स और वाई। ठीक है। डी हमारी डोमेन है, तो कैसे हम इसको एफ, अगर हमारा पार्शियल डेरिवेटिव 0 आ जाए विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये समझ लेना कि फंक्शन हमारा कैसा है, कॉन्स्टेंट है, और कॉन्स्टेंट फंक्शन हमेशा कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन शर्त ये है कि दोनों फंक्शंस के पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के क्या आने चाहिए, हमारे पास 0 आने चाहिए। तो ये भी हमारा क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, और वाई और एक्स आगे पीछे जो मतलब पार्शियल डेरिवेटिव्स हम निकालेंगे, अगर वो इक्वल होंगे, जब पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूटी कब होगी, जब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स
इक्वल है, तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। उसके बाद है चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। सो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड एक्स प्लस में आयोटा वाई, ये रियल पार्ट भी क्योंकि पोलिनोमियल फंक्शन है, एक्स भी पोलिनोमियल है, सिंगल पोलिनोमियल और डिग्री 1 है, और वाई भी, तो इसका मतलब रियल भी कॉन्टिन्यूस, इमेजिनरी भी कॉन्टिन्यूस, तो पूरा फंक्शन कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। जेड बार भी हमारा कैसा हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया कॉम्प्लेक्स प्लेन पर। आर्ग्यूमेंट जेड अभी बताया था कॉन्टिन्यूस किस पे होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। उसके बाद आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा जेड, ये कब कॉन्टिन्यूस होगा, ये कब होगा, यहाँ से इसका मतलब ये हो गया माइनस वाई प्लस में आयोटा एक्स, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो और माइनस वाई क्या रहेगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव है तो यहाँ से वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स ये पॉइंट्स जो हमारे हैं जहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमारे कौन सी है, ये वाली लाइन, यानी कि जीरो से ऊपर जो वाई एक्सिस है ये वाली लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड ई एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको अलग अलग कर लिया, ये का पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर है, ठीक है। कंटिन्यूस साइन जेड भी कोस जेड भी, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पर कंटिन्यूस होते हैं। उसके बाद हमारा लोगरिथम फंक्शन जो होता है, जहाँ पे आर्गुमेंट डिफाइंड होता है वहीं पे ये लोगरिथम फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ठीक है। ई की पावर जेड बार कंप्लीट हो जाएगा, जो साइन हाइपरबोलिक, ये साइन बार जेड कोस बार जेड, ये सारे के सारे जो हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ही डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। रियल जेड अभी बताया था कॉन्टिन्यूस है क्योंकि सिंगल डिग्री का पोलिनोमियल है, तो कॉन्टिन्यूस है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन, एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एवरी मोड फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये रियल जेड, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन सा किस पॉइंट पर क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंशिएबल फंक्शन। इफ फंक्शन एफ सच दैट ए इज ए सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन C to C be a complex function defined on an open set A, Z naught belongs to A, then F is said to be differentiable at Z is equal to Z naught if लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट। क्या है डिफरेंशिएबल की डेफिनेशन, ये है यहाँ पे, क्योंकि रियल में तो हम क्या करते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए, कोई भी पॉइंट है मतलब एक्स यहाँ पे जेड, तो ये हमारी डेफिनेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। लिमिट जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड माइनस एफ जेड नोट डिवाइड बाई जेड माइनस जेड नोट। अगर इसको एच में चेंज करना है तो एच में क्या करेंगे, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगी और जेड नोट प्लस में एच, जेड को पुट कर देंगे, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जेड नोट प्लस में एच, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। आ गया समझ में, तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं, एफ डैश जेड नोट, ठीक है, जेड नोट पे, एंड डिनोटेड बाय एफ डैश जेड नोट, और किसको डिनोट करते हैं, एफ डैश जेड नोट को। फॉर एग्जाम्पल एफ जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, जेड एन, एफ डैश ए लिमिट जेड अप्रोचेस टू ए, तो डेफिनेशन लगाओ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ ए जेड माइनस ए, तो इस तरीके से इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास जेड माइनस ए, यहाँ पे हमने बाइनोमियल लगा दिया, बाइनोमियल से ये कैंसिल आउट हो गए, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, एन इंटू में ए की पावर एन माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करेंगे जेड की जगह ए ऐसे चलता रहेगा, तो इसका मतलब एन टाइम्स हो जाएगा ए की पावर एन माइनस वन, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। और एक ही रिजल्ट है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एल्जेब्रा ऑफ ए डिफरेंशिएबल फंक्शन। एल्जेब्राज यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो क्या कहती हैं, एफ और जी अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल की बात है, अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हैं पहले से गिवन है, तो यहाँ से हम ये अलग अलग रूल यहाँ पे कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, एफ जी डैश का एफ डैश जी प्लस में जी डैश एफ, फिर फोग कैसे करते हैं, एफ डैश जी इंटू में फिर जी डैश एफ बाई जी डैश का मतलब, ये क्वेश्चन रूल सबको पता ही है, 11th क्लास से हम डेरिवेटिव करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपल से हमारे क्या है यहाँ पे रूल है। उसके बाद है डिफरेंशिएबल इंप्लाइज कॉन्टिन्यूटी। अब एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है जेड बार, अब यहाँ पे ये हमने करी है सी आर इक्वेशन से, ठीक है। अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फंक्शन कैसा होता है, नॉट डिफरेंशिएबल होता है। सी आर इक्वेशन हम आगे पढ़ेंगे, बाकी आगे पढ़ने के बाद ही ये बाद में लिखी गई बातें हैं कि ये इससे भी चेक हो सकता है, बाकी आप इससे भी चेक कर सकते हैं। लिमिट अभी जो फॉर्मूला था, जेड अप्रोचेस टू जेड नोट एफ ऑफ जेड नोट माइनस में एफ ऑफ जीरो जेड नोट, यहाँ पे एफ ऑफ जेड नीचे आ जाएगा जेड माइनस में जेड नोट, ठीक है। यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास है नेसेसरी कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी कोची रेमान इक्वेशन। कोची रेमान इक्वेशन की नेसेसरी और सफिशिएंट दो कंडीशन है, अच्छे से हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एफ जेड हमारे पास गिवन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, डेरिवेटिव की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, कर दिया। एफ डैश जेड इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट जेड अप्रोचेस टू जीरो, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पुट कर दिया है, ठीक है। तो एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस में एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय एच, ये क्या है, एग्जिस्ट, टेकिंग लिमिट अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग हमने यहाँ पे लिमिट ले ली, तो एक्स में ही चेंज होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग लिया ना तो एक्स में चेंज, एक्स प्लस एच, और यहाँ पे एफ जेड की वैल्यू तो यू प्लस आयोटा वी होती है, तो नेगेटिव साइन था तो नेगेटिव अंदर चला जाएगा। इतना आ गया समझ में, तो एक्स के अलोंग हमने यहाँ पे लिया, तो एफ डैश जेड का मतलब, इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाएगा, ये यू एक्स रियल को अलग कर लेंगे, इमेजिनरी को अलग कर, ये बन जाएगा आयोटा वी एक्स, और एच इसके अपॉन में एच एक बार इसके अपॉन में, तो एफ डैश जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस में आयोटा वी एक्स, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हमने एक्स यहाँ पे किया है। सेम हम वाई एक्स इसके अलोंग चलेंगे तो वाई में चेंज हो जाएगा, वाई में चेंज हो जाएगा तो रियल को अलग, इमेजिनरी को अलग, तो ये हो जाएगा हमारे पास यू वाई प्लस यू वाई अपॉन में, क्योंकि नीचे क्या है आयोटा के आ जाएगा, यू वाई अपॉन में आयोटा के प्लस में वी वाई, अब आयोटा से रैशनलाइज करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर आयोटा चला जाएगा, तो इसका मतलब वी वाई को हमने पहले लिख लिया, माइनस में आयोटा यू वाई बाद में लिख लिया, तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हमारा क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है। आ रहा है समझ में, नेसेसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन जब हम करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, यू एक्स रियल पार्ट को इक्वल करेंगे तो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और वी एक्स इज इक्वल टू माइनस यू वाई, तो यानी कि फर्स्ट और सेकंड से हमारा क्या कंक्लूजन निकला, यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स। सी आर इक्वेशंस हमारे यहाँ पे बन गई हैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सी आर इक्वेशन हमें याद रखनी है, ठीक है। आगे इसको एनालिटिक फंक्शन चेक करने के भी काम आती है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के भी ये काम आती है, ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है, जरूरी कंडीशन, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट पर, दिस इंप्लाइज यू एक्स इज इक्वल टू, अगर ये बात यहाँ पे ये ध्यान रखना, फंक्शन अगर हमारा डिफरेंशिएबल गिवन है, मतलब दिया है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है यानी कि दिया हुआ है इस पॉइंट पर, तो इसका मतलब डेफिनेटली फॉर श्योर कि वो यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई और यू वाई इज इक्वल टू माइनस का वी एक्स, इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्वल है। नेसेसरी कंडीशन का मतलब हमारा ये हो गया, आई बात समझ में। नेसेसरी कंडीशन में हमारा क्या रहेगा, फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल दिया है तो वो सी आर इक्वेशन को पक्का सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ से इसका अगर हम कन्वर्स बनाए, यहाँ से अगर हम इसका एक मिनट सॉरी डिस्टर्बेंस, गलती से हाथ लग जाता है और वो पता ही नहीं चलता। देखिए अगर हम इसका कन्वर्स बनाए तो यहाँ से हम सिर्फ एक बात ये चेक कर सकते हैं, देखिए यू एक्स नोट, अगर हम मान लो हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है और हमारे पास यू एक्स नोट इक्वल टू वी वाई आ गया, कोई भी एक कंडीशन नोट इक्वल आ गई या फिर दोनों ही आ गई, यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स, ये नोट इक्वल टू आ गई, ठीक है दोनों, तो यहाँ से हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, अगर ये नोट इक्वल टू है। अगर ये इक्वल आ जाते हैं ना तो हम वो श्योरिटी नहीं लेते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, होगा या नहीं होगा, ये श्योरिटी इस बात की हमें नहीं देता है, हमें सिर्फ ये बात की श्योरिटी कब देगा, जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ऑलरेडी गिवन होगा, तो हम यहाँ पे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई मतलब यूज़ कर सकते हैं। अगर सी आर इक्वेशन मान लो उसने हमने निकाला और वो इक्वल आ गई, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं ये चीज़ गलत है, ये हम नहीं बोल सकते, इसके लिए हम श्योरिटी नहीं लेंगे, हो भी सकती है और नहीं भी। हाँ लेकिन अगर ये नॉट इक्वल टू आ जाए तो यहाँ से हम ये पक्का जरूर कह सकते हैं कि ये फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट वही, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो यहाँ से ये इंप्लाई नहीं करता है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, डज नॉट अप्लाई, ठीक है, तो फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। आ गया ना समझ में मैं क्या कहना चाहती थी। देखिए अब एग्जांपल, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ जेड इज इक्वल टू जीरो। तो एफ ऑफ जेड हमारे पास क्या होता है, यू प्लस आयोटा वाई होता है, यू प्लस में आयोटा वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ से ये सारा रियल पार्ट ही गिवन है क्योंकि इसमें हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो वी हमारा यहाँ पे क्या है जीरो और यू हमारा क्या बन जाएगा, कंप्लीट पूरा फंक्शन, ठीक है। इतना आ गया। फंक्शन इज नॉट अभी वी जीरो है, जब यहाँ से मैं यू एक्स निकालूंगी तो ये हमारा क्या आएगा, यू एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर
एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर, वी यहाँ पे जीरो है ना, यू एक्स देखो यहाँ पे निकाल रखा है, यू एक्स एट 0 0 पे और वाई 0 0 पे, मतलब ये वैल्यू वाई 0 0, मतलब ये तो जीरो ही रहेगा। रियल पार्ट जब यू एक्स निकाला, यू वाई निकाला 0 0 पे, तो क्या आई वैल्यू जीरो। देखो अब ये इक्वल आ गई, ये क्या आ गई, सी आर इक्वेशन तो यहाँ से क्या हो गई हमारी, सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि ये इक्वल आ रहे हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ से आप क्या करिए, एक पाथ का यूज़ करिए, y इज इक्वल टू एम एक्स पुट करिए, पुट कर दो तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा एम इंटू में एक्स स्क्वेयर, नीचे आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस में एम स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर। तो ऊपर बचा एम, एक्स स्क्वेयर कॉमन ले लिया, नीचे बचा 1 प्लस में एम स्क्वेयर। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, एम पे, डिपेंड ओनली ऑन एम। तो लिमिट हमारी क्या चलेगी, लिमिट तो हमारी वही है, एक्स वाई अप्रोचेस टू क्या जा रही है, जीरो जा रही है। तो यहाँ से हमने पाथ ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है। तो ये तो टोटली m पे ही डिपेंड कर गई, तो इसका मतलब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको हम ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। यहाँ से तो सी आर इक्वेशन मैंने बता दी कि इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा। और डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पाथ का यूज़ करेंगे। स्ट्रेट लाइन का पाथ जो हमने यहाँ पे ले लिया, स्ट्रेट पाथ, तो यहाँ से पुट करके देखा तो ये हमें जो है क्या मिला, हमें तो मिला कि वैल्यू तो सिर्फ डिपेंड पे एम पे ही डिपेंड कर रही है। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो डिफरेंशिएबल हुआ नहीं है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एट जेड अप्रोचेस टू जीरो, यानी कि जेड इज इक्वल टू जीरो पे। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम ऐसे चेक करेंगे। अगर हाँ हमारे पास ये नॉट इक्वल टू आते, मतलब यू एक्स कुछ और आ जाता और वी वाई हमारा जीरो गिवन था, अगर ये बराबर नहीं आते तो हम बोल देते कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो हम सीधा बोल देते। तो अब हमें ये रिजल्ट चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सी आर इक्वेशन आर नोट सेटिस्फाई एट जेड इज इक्वल टू जेड नोट। तो वही बात अभी मैंने आपको बताई है, तो फंक्शन भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इंप्लाइज करता है। देखो ये रिजल्ट, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब नो वे डिफरेंशिएबल बट कंटिन्यूअस एवरी वे है। कंटिन्यूअस तो ये ऑलरेडी है, लेकिन डिफरेंशिएबल ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सिंप्लेक्स फॉर्म ऑफ सी आर इक्वेशन की सिंप्लेक्स फॉर्म क्या होती है, एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स प्लस आयोटा वी एक्स, वो दे रखा है फंक्शन एफ जेड यू प्लस आयोटा वी, एक्स हमारे पास ये होता है, वाई हमारे पास ये होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कर ली एफ अपॉन कर ली जेड बार, चेन रूल से हमने यहाँ पे निकाल लिया। चेन रूल लगाएंगे, एक बार एक्स के विद रिस्पेक्ट टू करेंगे, एक बार वाई के विद रिस्पेक्ट टू, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ये वैल्यू आ जाएंगी। तो कंक्लूजन क्या आएगा, इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, जीरो के। सी आर इक्वेशन पुट कर दी यहाँ पे, तो ये बन गया जीरो। तो कर ली एफ अपॉन कर ली जेड बार इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, इफ एंड ओनली इफ सी आर इक्वेशन, अगर सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो कर ली एफ अपॉन कर ली जेड बार क्या आ जाएगा, जीरो। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब एक रिजल्ट यहाँ से क्या निकला है, कोई भी क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लंबा चौड़ा काम हो जाएगा ना, डेरिवेटिव करेंगे, फिर वी का डेरिवेटिव अलग से करेंगे, यू का अलग से, तो फिर चेक करेंगे कि वो इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये डंटा मिटे मतलब ख़त्म करके हमने एक रिजल्ट ये बनाया कि हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड बार। जेड बार के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव अगर हमने कर दिया और उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। नहीं आई तो इसका मतलब नहीं कर रहा है, तो ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हो गई। तो यहाँ से ये भी निकालने की कंप्लीट ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है। सिंप्लेक्स फॉर्म हमारी आ गई सी आर इक्वेशन चेक करने की कि कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कर ली एफ अपॉन कर ली जेड बार इज इक्वल टू 1 आ गया, जीरो के इक्वल नहीं है तो ये नॉट डिफरेंशिएबल। अगर ये जीरो के इक्वल आ जाता ना तो हम ये नहीं बोल सकते कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं, ये बात मैंने बताई है, वो उसके लिए हम चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, जेड बार डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू रियल जेड एक्स, इसको जेड बार की फॉर्म में कन्वर्ट किया, ये भी हाफ के इक्वल आ गया, तो नॉट इक्वल टू जीरो हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट, अब हमारे पास है सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन अच्छे से समझ आ गई, तो अब देखिए सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास क्या कहती है। लेट एफ इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन डिफाइंड इन ए नेबरहुड ऑफ एन जेड नोट ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड नोट सच दैट। अब यहाँ से सफिशिएंट कंडीशन क्या कहती है, यू एक्स मतलब चारों के चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो एग्जिस्ट होनी चाहिए नेबरहुड में, और यहाँ से कंटिन्यूस होने चाहिए, जेड इज इक्वल टू जेड नोट पे वो पार्शियल डेरिवेटिव, और सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने होने चाहिए। तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन कैसा रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा। अगर मान लो कोई फंक्शन हमने ले लिया और उसने सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई कर दी, तो हम वो चेक करेंगे जो पार्शियल डेरिवेटिव हमने निकाले हैं वो कॉन्टिन्यूस है क्या उस पॉइंट पर। अगर कॉन्टिन्यूस है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि वो उसकी नेबरहुड में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इतना लंबा चौड़ा ये 3 स्टेप करके तब हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और एफ डैश जेड की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होती है, यू एक्स प्लस में आयोटा वी एक्स, और विद रिस्पेक्ट टू वाई ये वी वाई है, वी वाई माइनस में यू
आयोटा यू वाई। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हैं। आया ना समझ में? तो ये हमारी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। अब चलिए कुछ यहाँ पे हम क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या कहते हैं। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन फॉलोइंग फंक्शन। तो यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू जेड बार है, निकाल लो, नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट डिफरेंशिएबल, सी आर नॉट सेटिस्फाइड। यहाँ पे रियल जेड के लिए एफ जेड बार निकाल दो, जेड बार का मतलब डेरिवेटिव कर दो, नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू जीरो, नॉट डिफरेंशिएबल। अब यहाँ से देखो, ये हमारे पास जेड जेड बार एफ कर ली, एफ अपॉन कर ली जेड बार किया, तो ये जेड आ गया जीरो। ये डिफरेंशिएबल कब होगा, जब हमारा जेड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जेड इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू जीरो। डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये बात देखो, ये फंक्शन अगर हमारा जीरो हो गया तो ये कंप्लीट जीरो हो गया, और ये कैसा पोलिनोमियल होगा, जीरो पोलिनोमियल होगा। तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है, और नेबरहुड में भी एग्जिस्ट कर रहा है जेड इज इक्वल टू जीरो की, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये भी नॉट इक्वल टू जीरो है, तो नॉट डिफरेंशिएबल है। यहाँ से ये आया, पाथ का हमने यूज़ करा, तो नोवेयर डिफरेंशिएबल, ये भी निकल गया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारे एग्जांपल्स को चेक करेंगे। ठीक है, ये वैल्यूज हमारी आ जाएंगी। ये टोटल एग्जांपल्स हैं, कितने हैं टोटल, 13 14। ये साइन जेड बार देखो, ये हाँ, ये हमारे यहाँ तक हो जाएंगे। देखो 2xy आयोटा यू निकाल दिया, v निकाल दिया, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओनली जेड इज इक्वल टू जीरो पे ये क्या रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा, क्योंकि ये पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस भी है। हम ये सफिशिएंट कंडीशन के एग्जांपल्स चल रहे हैं, चारों कंडीशन जो फुलफिल कर रहा है। 3 कंडीशन, सबसे पहले कॉन्टिन्यूस होना चाहिए नेबरहुड में भी और उस पॉइंट पे भी, और दूसरा वे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होने चाहिए हमारे, कॉन्टिन्यूस। पार्शियल डेरिवेटिव है, ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव, और ये वैल्यू आ जाएंगी इक्वल टू आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है ना, कभी आप सोचो कि जीरो के इक्वल आते ही वो डिफरेंशिएबल नहीं, हम सारे कंडीशंस चेक करेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यू हमारे पास ये है, वी हमारे पास क्या है, ई एक्स साइन वाई है। ठीक है, तो यहाँ से यू एक्स निकाल दो, वी वाई निकाल दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल क्यों हो गया, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव कैसे हैं, कंटिन्यूस है और नेबरहुड में भी है। ठीक है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। नेक्स्ट, एफ जेड इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर जेड बार। जेड बार है तो इक्वल ही नहीं आए, जेड बार है तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कभी भी जीरो नहीं बनेगा, तो फंक्शन नोवेयर डिफरेंशिएबल है। साइन जेड की बात करें तो साइन जेड में ये क्या हो जाएगा, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। साइन जेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो तो क्या होते हैं हमारे पास, कंटिन्यूस होते हैं, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। अब यहाँ पे क्या है, साइन ऑफ जेड बार है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे कोस जेड बार, और ये जीरो कब होगा, जब जेड की वैल्यू ये होगी, तो इसका मतलब ये फंक्शन इस पॉइंट पर, द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, जेड इज इक्वल टू दिस, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। कोस जेड सिंपल, जेड बार वाले वैसे ही डेरिवेटिव करके पार्शियल ऐसे हम चेक करेंगे। ये कब डिफरेंशिएबल होगा, जब जेड हमारा क्या हो जाएगा, एन पाई के इक्वल हो जाएगा। साइन हाइपरबोलिक में एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पर होगा, और बार की बात आ जाए तो वही जेड इज इक्वल टू जीरो कब होगा। ठीक है ना, कोस हाइपरबोलिक भी पूरे उस पे हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स पे, क्योंकि अभी हमने क्या किया था, ये जो साइन जेड है, साइन जेड भी हर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, साइन हाइपरबोलिक भी, कोस हाइपरबोलिक भी। ठीक है ना, और बार वाले नहीं होंगे, बार वाले एक फिक्स पॉइंट पे ही जो है डिफरेंशिएबल होंगे, जो फिक्स पॉइंट यानी कि इस पॉइंट पे ही। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर प्लस में 2z, और मोड जेड को लिख सकते हैं जेड जेड बार, इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड बार, तो ये आ जाएगा हमारा जेड, और ये जीरो होगा तभी ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे कितने थे, 23 एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट 24, फिर उसके बाद हमारे पास आया है ये गेट 2014 में क्वेश्चन, एफ ऑफ जेड हमारे पास ये गिवन है, जेड बार का स्क्वायर को मैंने लिख दिया जेड जेड बार, और आयोटा जेड बार को मैंने लिख दिया आयोटा जेड बार प्लस में 1। तो यहाँ से मैंने क्या किया, कर ली एफ अपॉन कर ली जेड बार निकाला, कर ली एफ अपॉन में कर ली जेड बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड प्लस में आयोटा, ये वैल्यू आ जाएगी। और ये जीरो मतलब ये फंक्शन इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, जब जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा पे फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, माइनस आयोटा आ जाएगी। ठीक है, माइनस आयोटा पे फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए उसके बाद हमारा आ जाएगा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो आ जाएगा एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, एनालिटिक फंक्शन इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद एनालिटिक फंक्शन, फिर उसके बाद हमारी आ जाएंगी सिंगुलैरिटीज़। ठीक है, तो सिंगुलैरिटीज़ के लिए हमें एनालिटिक और सीआर इक्वेशन अच्छे से आनी चाहिए। तो कल हम करेंगे एनालिटिक फंक्शन के बारे में। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। एक ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, CR इक्वेशन। ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप बेझिझक यहाँ पे पूछ सकते हैं। आप डाउट जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।